2-3 महीने पहले आरबीआई ने एक डेटा डिक्लेयर किया था और उस डेटा के हिसाब से बैंकों के पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट करीब 35,000 करोड़ के आसपास थी। जैसे ये डेटा पब्लिक डोमेन में आया, एक हाई तौबा मच गई और कई सारी कमेंट्री आई। उसमें एक कमेंट्री ये भी थी कि बैंकों ने कितना सारा पैसा पब्लिक का दबा के रखा हुआ है। खैर, वो कारण जो भी हो, आरबीआई ने इसके बाद एक त्वरित एक्शन लिया, बैंकों को डायरेक्शंस दिया और बैंकों ने उसके अनुरूप कार्रवाई भी की और उसमें काफी कुछ सुधार को देखा गया। उसी लाइन पे सेबी ने भी एक डेटा को डिक्लेयर किया है जिसमें यह कहा गया है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में करीब 2600 करोड़ से अधिक के अनक्लेम्ड अमाउंट पड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस अनक्लेम्ड अमाउंट जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास पड़े हुए हैं और इस चर्चा में हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन से अमाउंट हो सकते हैं और ये किन कारणों से ये अनक्लेम्ड हो गया, और यदि खुदा न खास्ते आपका भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो आप उसको क्लेम कैसे कर पाएंगे, उसकी क्या प्रोसेस। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास 2600 करोड़ से अधिक के अनक्लेम्ड अमाउंट पड़े हुए हैं और ये यदि बात करें तो 2022 और 2022 में ये 2500 करोड़ थे जो बढ़ के 2023 में 2600 करोड़ हो गए। इसका मतलब करीब एक वर्षों में 100 करोड़ के आसपास अनक्लेम्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास बढ़ गए। अब यदि बात करें कि ये 2600 या 2500 करोड़ जो है वो किन किन कारणों से उनके पास अनक्लेम्ड रह गए, तो ये हो सकता है ये आपका रिडम्पशन कोई प्रोसीड हो, आपके पास ना पहुंचा हो, वो अनक्लेम रह गया हो सकता है जो डिविडेंड आपको मिलता है क्वार्टरली, एनुअली या हाफ ईयरली, वो आपने क्लेम नहीं, वो आपके खाते में किन्हीं कारणों से नहीं आ सका। इसलिए इन दो कारणों से ये अनक्लेम्ड अमाउंट बढ़ जाते हैं। और यदि हम 2023 की बात करें तो हम देखते हैं कि रिडम्पशन के कारण जो अमाउंट था वो 980 करोड़ था, लेकिन डिविडेंड का जो था इट इज मोर देन 1600 करोड़। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि पहले हम सोचते हैं कि अमाउंट 2600 करोड़ है तो रिडम्पशन का अधिक होगा, डिविडेंड का कम होगा, लेकिन फिगर इसका जस्ट उल्टा बोलता है। रिडम्पशन जो कि आपने रिडीम किया था और किन्हीं कारणों से आपके खाते में नहीं आया वो केवल 980 करोड़ के आसपास ही हैं, जबकि जो IDCW ऑप्शन जो ऑप्ट करते हैं, जो पीरियोडिकली डिविडेंड या पे आउट की बातें करते हैं, उनका पैसा इनसे अधिक है 1600 करोड़। अब बात करते हैं कि ये आइदर रिडम्पशन और डिविडेंड का अमाउंट जो अनक्लेम्ड रह जाता है ये किन किन कारणों से हो सकता है। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि जब आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया हो तो वो कहीं और रहे हो, कोई एड्रेस कुछ और रहा हो और आज आपने अपना मकान चेंज कर लिया है, लेकिन ये अपडेशन आपने आरटीए के साथ या एएमसी के साथ नहीं कराया, तो हो सकता है कि वो रिडम्पशन का चेक या डिविडेंड का चेक आपके पुराने एड्रेस पे गया हो, वो आपको ना मिला हो सकता है कि एएमसी ने कोशिश की हो या आरटीए ने कोशिश की हो कि आपके ईमेल पे इन्फॉर्म कर दे कि आपका इतना रिडम्पशन हुआ, इतना डिविडेंड हुआ, लेकिन या तो आपने उसमें ईमेल नहीं दिया हुआ है या कोई पुराना ईमेल है जो कि अब आप यूज नहीं करते हैं, इसको अपडेट नहीं किया हुआ है। आरटीए आपको मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू भी इंटीमेट करती है कि आपका कितना रिडम्पशन अमाउंट हुआ या कितना डिविडेंड अमाउंट है, लेकिन आपने जिस टाइम इन्वेस्ट किया था उस टाइम मोबाइल नंबर कोई और था आपके पास, आज आपने चेंज कर लिया है तो आपको ये पता नहीं चलता है कि आपका कोई रिडम्पशन अमाउंट कितना आया और कब आया या डिविडेंड कब और कितना आया। हो सकता है कि ये सब तीनों चीजें हों, लेकिन आपने अकाउंट नंबर जो बैंक जो आरटीए के साथ अपडेट किया हुआ था वो अकाउंट नंबर कुछ और थे जो आज के दिन में वो अकाउंट नंबर आप यूज नहीं करते हैं, इसलिए बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं दिया। या तो आपने चेक जमा कराया होगा फिर भी नहीं किया होगा, या आपको ऑनलाइन क्रेडिट हुआ होगा वो भी आपके बैंक में जमा नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि जब म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया था तो नाम आपका कुछ और था या उसका स्पेलिंग कुछ और थी, और अकाउंट जो खोला है आपने बैंक में उसका नाम कुछ और है, उसमें स्पेलिंग कुछ और है। ये मिसमैच ऑफ नेम के कारण भी हो सकता है कि आपने चेक जमा भी किया हो, ना जमा हुआ आपके खाते में, या हो सकता है कि आरटीए ने, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ने आपको ऑनलाइन क्रेडिट देने की कोशिश की हो, लेकिन मिसमैच ऑफ द नेम इसके कारण हो सकता है कि ये आपके अकाउंट में जमा ना हुआ हो।
हो सकता है कि रिसेंटली जो पैन और आधार को लिंक करना था आपने वो लिंक ना किया हो, जिसके कारण आपको रिडम्पशन या डिविडेंड ना मिला हो। ये भी हो सकता है ये सारी बातें हों, लेकिन उन्होंने चेक भेजा पुराने एड्रेस पर नहीं मिला। तो यदि आप उसमें आईएफएससी कोड अपडेट कर दें तो आपका कोई एड्रेस चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो रिडम्पशन अमाउंट या डिविडेंड अमाउंट आपके अकाउंट में आते रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि यदि आपका अमाउंट आइदर ड्यू टू रिडम्पशन प्रोसीड्स और डिविडेंड अनक्लेम्ड हो ही गया है तो सेबी का नॉर्म्स क्या कहता है, उस फंड को सेबी को डिफरेंट एएमसी, जिस एएमसी में आपका पैसा है वो क्या करेगी। तो वो उसका सबसे पहला काम कि विदिन 3, जिस दिन से अमाउंट अनक्लेम्ड हुआ है उसके 3 महीनों के अंदर उस फंड को डिप्लॉय करेंगे वो किसी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक लिक्विड फंड या ओवरनाइट फंड में। और यदि 3 वर्षों के अंदर आपने अमाउंट वो क्लेम कर लिया तो जिस दिन क्लेम किया उस दिन के प्रिवेलिंग एनएबी के बेसिस पे आपको पेमेंट कर देगा। मान लें आपका 10,000 रुपए रिडम्पशन अमाउंट थे, आपने क्लेम नहीं किया था किन्हीं भी कारणों से, आपको पैसे नहीं मिले थे, तो उस एएमसी ने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया लिक्विड फंड में जो 10,000 से बढ़ के 11,000 हो गया। आफ्टर 2 इयर्स जब आप क्लेम कर रहे हैं तो आपको 11,000 का पेमेंट मिल जाएगा। उसके बाद ये सारी बातें यदि आपने 3 वर्षों के अंदर क्लेम की तो यदि आपने 3 वर्षों के बाद क्लेम किया, चौथे वर्ष, 5वें वर्ष, 6ठे वर्ष यदि क्लेम किया आपने, तो कहते हैं कि आपको पेमेंट मिलेगा, आपको अमाउंट आपको मिलेंगे, लेकिन वो मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनएबी एट द एंड ऑफ 3 इयर्स। जिस दिन से उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसके 3 साल जिस दिन पूरे होंगे उस दिन जो एनएबी थी उस एनएबी के बेसिस पे आपको अमाउंट पेमेंट किया जाएगा। और एक्स्ट्रा जो सरप्लस फंड होंगे वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड में डाल दिया जाएगा। सेबी का एक नॉर्म्स और भी है, वो ये भी कहते हैं कि एएमसी जो हैं वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरीज फीस एट द रेट ऑफ मैक्सिमम 0.5% वो चार्ज कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है। हालांकि बहुत सारे एएमसी ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरीज फी चार्ज नहीं करते हैं। अब सवाल ये है कि आपको ये समझ में आ गया किन कारणों से आपका अमाउंट अनक्लेम्ड हो गया, सेबी नॉर्म्स भी मालूम हो गया। अब यदि आपका अमाउंट अनक्लेम्ड हो गया है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट आपके म्यूचुअल फंड का आरएनटीए जो है उसके ऑफिस में, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके पहले मैं बता दूं, मैं मुख्य रूप से 2 ही रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हैं, केम्स और केफिनटेक। मैं मुख्य रूप से बता रहा हूं, वैसे 4 आरटीए हैं। तो आप देख लें उन चारों में से कौन सा आरटीए आपका है, उसको ऑनलाइन विजिट कर सकते हैं, ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं। और जब ऑनलाइन या ऑफलाइन विजिट करेंगे तो इन 5-6 इंफॉर्मेशन में से कोई 2 इंफॉर्मेशन यदि आपके पास रहेंगे तो आप पता कर पाएंगे कि आपका अनक्लेम्ड अमाउंट कितना है। और ये वो जो पैरामीटर्स हैं वो है पैन, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोलियो नंबर और एएमसी। इन 5-6 पैरामीटर्स में से कोई 2 पैरामीटर आपको मालूम होगा, तभी आप पता कर पाएंगे कि आपका कोई अमाउंट अनक्लेम्ड है कि नहीं। अब यदि ये मालूम हो गया कि आपका अमाउंट अनक्लेम्ड है, यदि आप ऑफलाइन गए हुए हैं आरटीए के ऑफिस में, तो वो एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को फिलअप करें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएं सो दैट दे कैन गिव यू क्रेडिट इन योर अकाउंट या आपको चेक इशू कर सके। और यदि आपने ऑनलाइन विजिट किया हुआ है तो वहां भी एक फॉर्म है जिसको डाउनलोड करके उसमें अपना जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके सबमिट कर सकते हैं। और उसके सबमिशन के बाद आइदर ऑफलाइन या ऑनलाइन या तो आपको चेक इशू कर दी जाएंगे जैसा आपने कहा होगा, या आपके अकाउंट यदि आपने आईएफएससी कोड अपडेट कर दिया है तो आपके अकाउंट में अमाउंट जो अनक्लेम्ड अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे।